कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी? एक ऐसी दुनिया जिसकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। तो चलिए आज हम वक्त में पीछे चलते हैं और समय की गहराइयों में दफन उसी रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता के राज खोलते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। सोचिए, करीब 5000 साल पहले इसी भारत की धरती पर एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन थी जहां पक्की सड़कें थीं, कमाल का ड्रेनेज सिस्टम था और तो और इंटरनेशनल ट्रेड के भी सबूत मिलते हैं। ये कहानी है एक भूली हुई लेकिन अविश्वसनीय रूप से एक मॉडर्न दुनिया की। तो शानदार सभ्यता को समझने के लिए हम अपने इस सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये खोई हुई दुनिया आखिर मिली कैसे। फिर उनके शहरों को देखेंगे जो किसी भविष्य के शहर जैसे लगते थे। उसके बाद जानेंगे कि वहां के लोगों की जिंदगी कैसी थी। और आखिर में उस अनसुलझी पहेली पर नजर डालेंगे जो वो अपने पीछे छोड़। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खोई हुई दुनिया की खोज से। सदियों तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद आखिर कैसे इस महान सभ्यता का वजूद पूरी दुनिया के सामने आया। देखिए, 1920 का दशक एक गेम चेंजर साबित हुआ। सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इन दो खोजों ने भारत के इतिहास को हजारों साल और पुराना कर दिया और पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया। अच्छा, सिंधु सभ्यता के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसे आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास लिखने की कला तो थी, उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन हम आज तक उसे समझ नहीं पाए हैं, उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और यही चीज उन्हें इतिहास और प्रागैतिहास के बीच एक बहुत ही रहस्यमयी जगह देती है। अब जरा इसके फैलाव पर गौर कीजिए। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा सोचिए, ये आज के कई बड़े बड़े देशों से भी बड़ा इलाका है। ये सिर्फ कोई सभ्यता नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसका विस्तार देखिए। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक। ये उस समय की मेसोपोटामिया और मिस्र, इन दोनों महान सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े चमत्कार की, उनके शहर। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थी, बल्कि एक भविष्य की सोच के साथ तैयार किए गए इंजीनियरिंग के नायाब नमूने थे। उनकी शहर बनाने की प्लानिंग का जो बेस था वो था ग्रिड सिस्टम, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज न्यूयॉर्क जैसे मॉडर्न शहरों को बसाया जाता है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जिससे शहर एकदम व्यवस्थित और खुला खुला लगता था। हजारों साल पहले ऐसी प्लानिंग करना वाकई एक क्रांतिकारी सोच थी। उनका हर शहर एक नया राज खोलता है। जैसे हड़प्पा में मिले बड़े बड़े अन्न भंडार ये बताते हैं कि उनके पास अनाज की कोई कमी नहीं थी, तो वहीं मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ शायद किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम का सेंटर रहा होगा। धोलावीरा में पानी बचाने की अद्भुत तकनीक देखने को मिलती है और लोथल में मिला बंदरगाह तो उनके समुद्री व्यापार का सबसे पक्का सबूत है। लेकिन अगर उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कोई सबूत है तो वो है उनकी जल निकासी प्रणाली। जरा सोचिए, हर एक घर मेन नाली से जुड़ा था। नालियां पक्की ईंटों से बनी थीं और उन्हें ऊपर से ढका भी जाता था ताकि उनकी सफाई आसानी से हो सके। ऐसी जबरदस्त व्यवस्था उस जमाने में दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। तो ये तो हुई भव्य इमारतों और शहरों की बात। चलिए अब इन इमारतों से बाहर निकलकर उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं। वो क्या खाते थे, कैसे व्यापार करते थे और उनकी कला कैसी थी। उनकी खुशहाली का जो आधार था वो थी खेती। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थीं, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था कपास। जी हां, दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करने वाले लोग सिंधु घाटी के ही थे। उनका व्यापार सिर्फ आसपास के गांव तक ही नहीं था। वो आपस में तो बार्टर सिस्टम यानी चीजों के बदले चीजें लेकर काम चलाते थे, लेकिन उनके व्यापारिक रिश्ते मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं तक थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी मोहरें जो मेसोपोटामिया की खुदाई में मिली हैं। ये मोहरें एक तरह से उनके ब्रांड की गारंटी होती थी। वो सिर्फ कुशल इंजीनियर ही नहीं बल्कि बेहतरीन कलाकार भी थे। उनकी मोहरों पर जानवरों की बारीक नक्काशी, डांसिंग गर्ल की वो जीवंत कांस्य मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की शांत मूर्ति, ये सब उनकी कला की समझ को दिखाते हैं। वे तांबे और कांसे के इस्तेमाल में माहिर थे, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि वो लोहे के इस्तेमाल से पूरी तरह अनजान थे। और अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं,
वो बड़ी बड़ी पहेलियां जो ये सभ्यता अपने पीछे छोड़ गई। और अब आती है सबसे बड़ी पहेली, उनकी लिखावट, उनकी लिपि। हम ये तो जानते हैं कि ये तस्वीरों पर आधारित थी और इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, लेकिन इन चिन्हों का आखिर मतलब क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। जरा सोचिए, जिस दिन हम इसे पढ़ पाएंगे उस दिन हम उनकी पूरी दुनिया को, उनकी कहानियों को, उनकी जुबान से समझ पाएंगे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? इतनी विकसित, इतनी बड़ी सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? देखिए, इसके खत्म होने को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, जैसे नदियों का सूख जाना या भयंकर बाढ़, इसकी वजह बनी। कुछ का मानना है कि अंदरूनी सामाजिक कमजोरियों के कारण ये सभ्यता बिखर गई। एक समय पर आर्य आक्रमण की थ्योरी बहुत चलती थी, लेकिन अब उसे पुरातात्विक सबूत न होने की वजह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं मानते। शायद सच इन सभी कारणों का कोई मिलाजुला रूप हो। आखिर में सिंधु सभ्यता सिर्फ ईंटों और टूटे-फूटे बर्तनों की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि अनुशासन, विज्ञान और एक व्यवस्थित समाज हजारों साल पहले भी भारतीय उपमहाद्वीप की नींव में मौजूद थे। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हम सबको प्रेरित करती है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या हमारे आज के तथाकथित स्मार्ट शहर 5000 साल पुरानी इस सभ्यता से अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट का कोई सबक सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।